हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, रेलवे में आरआरबी के द्वारा जेईपीवी का एग्ज़ाम लिया गया साउथर्न रेलवे का, उसका पार्ट 2 वीडियो करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी अच्छे बेटर तरीके से इस क्वेश्चन को सेट किया गया आरआरबी के द्वारा, और एग्ज़ाम जो है टीसीएस लिया था। तो यदि आप 110 क्वेश्चन देखते हैं तो 30 क्वेश्चन सेम टू सेम जो है इस वीडियो से आने वाला है। और यदि मैं जो बोलता हूँ क्वेश्चन के अलावा डिस्क्रिप्शन बोलता हूँ, उसको यदि आप अच्छे से सुनेंगे तो निश्चित तौर से 60 आप रख लीजिए, एक ही वीडियो से आ जाएगा। और वीडियो आप सेव करके ज़रूर रखिएगा, जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तब आप मिलाइएगा 60 क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जेईएसएससी रेलवे सेक्शन को डैश में एक बार सभी पेट्रोलमैन के उपकरण की जांच करनी चाहिए। इसे करेक्शन कर लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा था जिसमें 15 दिन में बोल दिया था। यहाँ पे देखिए 15 दिन किसका होता है, महीना भर किसका होता है, दोनों नोट कर लीजिए। पैराग्राफ 1004 में दिया गया आपका मैनुअल में। जब इक्विपमेंट का चेक होगा, यहाँ पे इंस्पेक्शन इक्विपमेंट जो होता है वो आपका 1 महीना हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 महीना राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और 15 दिन और वंस मंथ जब ट्रेन से चेक करता है पेट्रोलिंग को, बाय फुट प्लेट जब होता है, वहाँ पे जो सेक्शन वाले चेक करेगा आपका जेईपीवी सेक्शनल, उसका 15 दिन होता है। ठीक है, फुट प्लेट जब ट्रेन से करता है, लिखा रहेगा बाई ट्रेन, तब मारिएगा वंस इन फोर्टनाइट। और जेईएसएससी इंचार्ज यदि चेक करेगा तो महीना में एक बार जो है ट्रेन से वो चेक करेगा। और इक्विपमेंट रहेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा 1 महीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है सही कर लीजिएगा। ओएमएस द्वारा कौन सा पैरामीटर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? तो देखिए, ओएमएस द्वारा जो राइड इंडेक्स, वर्टिकल एक्सेलरेशन, लेटरल एक्सेलरेशन तो रिकॉर्ड जो है किया जाता है, लेकिन गेज यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गेज हो जाएगा। आगे आपको ये भी क्वेश्चन मिलने वाला है कि टीआरसी द्वारा कौन सा पैरामीटर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 45 तक पिछले वीडियो मैंने किया था, 46 के यहाँ से करते हैं। डैश के लिए अस्थायी अभियंत्रण स्तर संकेतों का उपयोग किया जाता है। जो टेम्पोररी इंजरिंग फिक्स सिग्नल होता है, टेम्पोररी कौन सा होता है, जैसे आप प्रोटेक्शन के द्वारा काम करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका यूज किया जाता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मशीन टैंपिंग के द्वारा डैश किया जाता है, तो दीर्घकालीन, अल्पकालीन, नियमित रख रखाव और उपरोक्त सभी। देखिए, उपरोक्त में से सभी कार्य जो मशीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटोनेटर का सामान्य जीवन जो है कितना होता है। नॉर्मल लाइफ ऑफ डेटोनेटर पूछा गया। इससे 2 क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, एक तो नॉर्मल लाइफ पूछा जाएगा या तो आपको मैक्सिमम लाइफ पूछा जाएगा। तो नॉर्मल लाइफ कितना है, 5 साल जो है डेटोनेटर का नॉर्मल लाइफ होता है, और मैक्सिमम लाइफ पूछेगा तो 8 साल आप लोग मारिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल लाइफ 5 साल हो जाएगा, राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जब ट्रेन किसी चालू कार्य स्थान से सीमित गति से गुजरती है तो एक ध्वजधारी को सततता हाथ संकेत कितनी दूरी से दिखाना चाहिए। देखिए, वैसे रेलवे में तो प्रोटेक्शन के हिसाब से कार्य होता नहीं है, लेकिन कभी कभी जब देखते होंगे अधिकारी आता है, सीनियर डीएन आता होगा या जीएम इंस्पेक्शन होता होगा, कोई जो है पीसी आने वाला होगा, तब वहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ आपका बिल्डिंग होता होगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटेक्शन जो आप करते होंगे तो 30 मीटर पे जहाँ पे आपका कार्यस्थल है, वहाँ से 30 मीटर पे एक जो है आपका हाथ झंडी वाला, हैंड सिग्नल वाला होगा। ठीक है, और 600 मीटर पे आपका जो है बैनर फ्लाई लगता होगा। 1200 मीटर पे 3 डेटोनेटर लगाया जाता है, और उसके बाद जो है 45 मीटर डिस्टेंस पर एक हैंड झंडी वाला होता है। तो यहाँ पे तो 45 कुछ ऐसा दिया गया नहीं है ऑप्शन में, यहाँ पे 30 मीटर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अधिकांश स्थितियों में ड्राइवर के लिए सभी संकेतक कहाँ लगाए जाने चाहिए। जितना भी देखिए संकेतक लगाया जाता है, सिग्नल लगाया जाता है, तो ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। यदि सिग्नल कोई राइट हैंड साइड में है, उसके लिए सीआरएस से मंजूरी लेना पड़ता है, तभी राइट हैंड साइड में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठेकेदार के पर्यवेक्षक को क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ठेकेदार को जो क्षमता प्रमाण पत्र देता है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, वो उसके लिए अधिकृत कौन है, तो एडीएन यहाँ पे अधिकृत है, तो एडीएन राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ये आप जब सेफ वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, पैराग्राफ 819 में मैनुअल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावधानी स्थान पर संकेतक की क्रमबद्धता डैश के रूप में होनी चाहिए। तो जो क्रमबद्धता है वो क्या होता है, पहले कॉशन इंडिकेटर बोर्ड होता है, फिर स्पीड बोर्ड होता है, उसके बाद ही जो है आपका देखिए टर्मिनेशन बोर्ड होता है, टीपी टीजी बोर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है
कि बेल्ट फ्रैक्चर इज टू बी प्रोटेक्टेड विथ डैश फिश प्लेट। तो बेल्ट फ्रैक्चर को कौन से फिश प्लेट से सुरक्षित किया जाता है? तो जॉगर्ट फिश प्लेट से सुरक्षित किया जाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीआरसी द्वारा किस ट्रैक ज्योमेट्री पैरामीटर को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? उससे पहले क्या था? ओएमएस था, और यहाँ पे जो पूछा गया है टीआरसी पूछा गया है। ठीक है, टीआरसी यहाँ पे देखिए गेज, ट्विस्ट, अलाइनमेंट और भरसाइन। यहाँ पे देखिए भरसाइन जो है इसके द्वारा मेजरमेंट नहीं किया जाता है, भरसाइन राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ आपके मैनुअल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कटिंग हाई बैंकों में डैश मीटर की दूरी पर ट्रॉली शरणार्थ जो है शरणार्थी प्रदान किया जाना चाहिए। जो ट्रॉली रिफ्यूजी है कितने दूरी पर? यहाँ पे कटिंग एंड हाई बैंक सिर्फ दिया गया है। ठीक है, तो लगभग आपको क्वेश्चन में जो है कर्व अगर पूछता है तो कर्व लगा दिया जाता है, और नहीं तो डायरेक्ट इस तरह से पूछेगा तो जो स्ट्राइट में होता है वही आप जो है आंसर मारिए। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर डिवीज़न में गलती करता है। जो क्वेश्चन बैंक रेलवे का दिया गया है बहुत सारा डिवीज़न में, तो उसमें 20 मीटर करके छोड़ दिया गया, तो यही आंसर जो है गलत लगा दिया जाता है। लेकिन ये आंसर जो है यहाँ पे 20 मीटर की जगह आपका कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कटिंग में 200 मीटर होता है, स्ट्राइट में होता है, ध्यान दीजिएगा स्ट्राइट में होता है। वही जो है आपका कर्व रहता तो कितना हो जाता? 100 मीटर यहाँ पे कर्व में हो जाता है। यहाँ पे कटिंग और हाई बैंक दिया गया है, तो हाई बैंक के लिए तो 200 होता है, कटिंग के लिए 100 मीटर होता है कर्व में। लेकिन यहाँ पे दोनों का आंसर कटिंग और हाई बैंक सीधे पूछे तो 200 लगाइए। ठीक है, 200 लगाइए। यदि 100 मीटर लगा दिए सही कर दिया होगा अलग बात है, लेकिन अगर आप 20 मीटर लगा के आए हैं तो ऑब्जेक्शन कीजिए वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और यदि टनल में पूछे, ठीक है, आपको ट्रॉली रिफ्यूजी पूछ सकता है टनल में कितना होता है, तो टनल में कितना होता है? मैक्सिमम ट्रॉली जो रिफ्यूजी होता है 100 मीटर होता है टनल में। ध्यान रखिए टनल में 100 मीटर होता है, उसे याद रखिए 100 मीटर होता है। राइट, पूछ सकता है आपको। और ब्रिज में पूछ सकता है, ब्रिज में पूछेगा जहाँ पे जो है स्पेन का लंबाई 100 मीटर से कम है वहाँ पे 100 मीटर पे होगा। ठीक है, और जहाँ पे ब्रिज में स्पेन की लंबाई 100 मीटर से अधिक है तो वहाँ पे प्रत्येक जो है खंबा पियर पे जो है रिफ्यूजी प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक लेवल क्रॉसिंग के मरम्मत की आवृत्ति डैश में एक बार होती है। ओवरहोलिंग की फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। देखिए मैं हर क्वेश्चन को डिटेल बताता हूँ तो समय लगता है, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए ध्यान से और बार बार रिपीट देखिए, तभी आपको पूरा डिटेल से याद होगा। यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग का ओवरहोलिंग पूछा गया है, तो ओवरहोलिंग कब होता है? तो देखिए जब आपका टैंपिंग मशीन चलता है तो मशीन के साथ ही ओवरहोलिंग जो ही किया जाता है। जब मशीन होता है उसके साथ ही किया जाता है। जब मान लीजिए पैकिंग मशीन चल रहा है तो उसी समय उसको करवा देना चाहिए। अगर पैकिंग मशीन नहीं चल रहा है तो 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 साल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ध्यान रखिए अगर ईच साइकिल मशीन रहता ऑप्शन में तो वही आपका आंसर होता है, यहाँ पे 2 साल नहीं होता है। राइट, ये पैराग्राफ देखिए तो पढ़ना है तो 913, ध्यान रखिए 913 पैराग्राफ। मैं टेस्ट सीरीज में पूरा पैराग्राफ के साथ डिटेल डालता हूँ कि ताकि आपको यदि इच्छा हो डिटेल पढ़ने के लिए या तो टेस्ट सीरीज पढ़ सकते हैं या आप जो है जो हार्ड कॉपी में मैनुअल निकाल के रखे होंगे उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक गेटमैन के पास चिकित्सा विभाग द्वारा दिया गया फिटनेस प्रमाण पत्र जो है क्या होना चाहिए? गेटमैन के लिए क्या होता है फिटनेस प्रमाण पत्र? तो इसका गेटमैन के लिए देखिए A3 होता है, गेटमैन के लिए A3 होता है। A3 किसका किसका होता है तो नोट कर लीजिए, गेटमैन के लिए होता है, JESSC पीवे के लिए होता है और ट्रॉली मैन के लिए होता है। राइट, उसका A3 होता है। और गैंगमैन, कीमैन और ट्रैक मेंटेनर के लिए B1 होता है। ठीक है, B1 किसके लिए होता है? B1 ध्यान रखिए कीमैन, कीमैन और ट्रैक मेंटेनर के लिए B1 होता है। और सफाई वाले के लिए जो होता है C2 होता है। संपार फाटक पर चेकरेल की जो न्यूनतम क्लियरेंस होता है कितना mm होना चाहिए? संपार फाटक पे कितना mm होता है? तो मिनिमम जो होता है 51 mm होता है और अधिकतम जो होता है 57 mm होता है। तो ऑप्शन में 57 भी नहीं दिया गया, आसानी से 51 mm मार सकते हैं। गर्मी के दौरान LWR ट्रैक पर बेलास्ट की कमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो बकलिंग होता है। देख सकते हैं जब जो है LWR जब रेल गर्मी के समय में जब ये फैलता है तो जहाँ पे ब्लास्ट कमज़ोर रहेगा वहाँ पे बकलिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि तापमान डैश से अधिक हो जाता है तो कंसोलिडेशन पीरियड के लिए LWR CWR पर रखरखाव का कार्य समाप्त होने तक
आवश्यक गति प्रतिबंध का परिवर्तन सुनिश्चित किया जाएगा। गति प्रतिबंध कितना टेम्परेचर होने पे गति प्रतिबंध लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीधे क्वेश्चन पूछा है, तो सीधे जो वर्तमान में स्लीपर चल रहा है उसी के हिसाब से आंसर होगा। यदि नया वाला स्लीपर पूछता है वाइडर स्लीपर, आप लोग को ज़रूर उसमें लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे वाइडर स्लीपर तो है नहीं। यहाँ पे देखिए TD+20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कन्वेंशनल PSC स्लीपर जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो समझिए एक तरह से कन्वेंशनल स्लीपर हो गया। तो TD+20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि वाइडर बेस स्लीपर रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइडर बेस रहता तो TD+25 डिग्री सेल्सियस वाइडर में हो जाता है। किसके में, वाइडर में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ TD+20 हो जाएगा। डैश में एक बार गैंगमेट पूरे गैंग लेंथ का निरीक्षण करेगा। तो गैंगमेट जो है कितने समय में जो है पूरे गैंग लेंथ का निरीक्षण करेगा। तो कीमैन की जगह जो है सप्ताह में एक दिन जो है गैंगमेट का जाना रहता है। उसका पैराग्राफ देखिएगा 114 में जो गैंगमेट का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ गैंगमेट में उसमें दिया गया सप्ताह, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सभी ट्रैक मेंटेनेंस द्वारा उपयोग की जाने वाले उपकरणों की सुरक्षित रक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। कौन जिम्मेदार होता है, तो गैंगमेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी उपकरण के लिए वो जिम्मेदार होता है। इसके ड्यूटी ऑफ गैंगमेट जब पढ़ेंगे पैराग्राफ 114 तो उसमें आपको मिलेगा। कीमैन को IRPWM के अनुसार डैश और डैश अपने उपकरण के रूप में रखना चाहिए। तो एक अपने उपकरण के रूप में क्या क्या रखेगा, जब ड्यूटी ऑफ कीमैन पढ़ेंगे आप, ड्यूटी ऑफ कीमैन 115 नंबर पैराग्राफ, तो वहाँ पे आपको तीसरे नंबर पॉइंट पे मिल जाएगा। 2 रेड फ्लैग्स होना चाहिए और 1 ग्रीन फ्लैग्स होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 रेड फ्लैग्स, यहाँ पे देखिए 2 रेड फ्लैग्स और 1 ग्रीन फ्लैग्स, एक हरा झंडा और 2 लाल झंडा, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LWR टर्मिनल पर रेल विस्तार और संकुचन को प्रबंधित करने के लिए किस कंपोनेंट स्थापित किया जाता है। तो कौन सा कंपोनेंट, तो स्विच एक्सपेंशन जॉइंट जो है दिया जाता है, स्विच SEJ, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डीस्टेसिंग के दौरान 60 किलोग्राम पर मीटर रेल के लिए SEJ प्रदान किया जाने वाला प्रारंभिक गैप कितना होना चाहिए। तो प्रारंभिक गैप जो है कितना होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 mm होना चाहिए। जब आप पैराग्राफ 338 पढ़ेंगे PV मैनुअल का, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। 52 kg और 60 kg दोनों के लिए 40 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिलेगमेंट के सिद्धांतों के अनुसार मौजूदा बरसाइन का योग प्रस्तावित बरसाइनों के कुल योग डैश के बराबर होना चाहिए। तो किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आपको डिटेल पढ़ने का मन करता होगा बहुत कैंडिडेट को, तो पैराग्राफ 419 आपको मैनुअल में मिल जाएगा, वहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। बकल रेल के लिए अनुशंसित आपातकालीन मरम्मत की विधि क्या है। तो मरम्मत की विधि हमको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन में एक गैस कटिंग दिया गया है, काटे गए रेल का इंसर्शन, तो गैस से कटिंग किया जाता है रेल को, बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नियुक्ति यानी कि जो नॉमिनेट रोलिंग स्टॉक के लिए अधिकतम अनुमत कैंट अधिशेष डैश mm होता है, तो 75 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैंट एक्सेस अधिकतम होता है। ये पैराग्राफ आपको 404 में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रिवर्स कर्व के बीच न्यूनतम डैश लंबाई के एक सीधी रेखा पर रखी जानी चाहिए। तो न्यूनतम कितने लंबाई पर सीधी रेखा को विपरीत वक्र के 2 संक्रमण के बीच रखा जाता है, इसके हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर पे ये पैराग्राफ 407 के मैनुअल में मिल जाएगा। पैराग्राफ 407 जब पढ़ेंगे आप लोग तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ 407। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशनल PSC स्लीपर के LWR में रखरखाव संचालन को डैश तापमान तक सीमित रखना चाहिए। कितने तापमान तक जो है सीमित रखना चाहिए, तो TD+10 से TD-30 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लगा दिया गया है मेंटेनेंस ऑपरेशन LWR कन्वेंशनल स्लीपर लगा दिया गया। ठीक है, और AC यदि यहाँ पे वाइडर स्लीपर रहता तब कितना हो जाता है, तो वाइडर स्लीपर रहता तो TD+15 डिग्री सेल्सियस से TD-30 डिग्री सेल्सियस हो जाता वाइडर स्लीपर के लिए। तो दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है। इंजरिंग संकेत लंबे समय तक चलने वाले कार्यों में उपयोग किए जाते हैं और डैश, यहाँ पे इंजरिंग इंडिकेटर्स आर यूज इन द वर्ड्स लॉन्ग ड्यूरेशन
एंड डैश डैश करके देखिए छोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हम परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन में इंजरिंग जो है इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आइसोलेशन के रूप में किया जा सकता है। तो आइसोलेशन के रूप में ट्रैप पॉइंट, सेड हैम्प, स्नैक डेड एंड और इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस सभी का प्रयोग जो है आइसोलेशन के लिए किया जाता है। ट्रैप पॉइंट भी आप लोग देखे होंगे कि साइड में कहीं इस तरह से सिंगल जो है ट्रैप पॉइंट बनाया होगा। ठीक है, सिंगल जो है ट्रैक में बनाया जाता है, एक साइड जो है उसे ट्रैप पॉइंट कहते हैं। सैंडम स्नैक डेड एंड तो आप लोग देखे ही होंगे। यदि रेल फ्रैक्चर की सूचना दी जाती है तो इसे एक इंजीनियरिंग अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकता है जिसका रैंक डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए ट्रैकमैन कीमैन से कम नहीं होना चाहिए। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी आपातकालीन में कीमैन जो है कर सकता है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट स्टॉप सिग्नल ट्रेन के डैश में प्रवेश को नियंत्रित करता है। देखिए लास्ट स्टॉप सिग्नल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले जो कैंडिडेट होगा वो सिग्नल तो पढ़ता नहीं है तो उसे पता नहीं होगा लास्ट स्टॉप क्या होता है, फर्स्ट स्टॉप क्या होता है। ये ज़्यादातर सिग्नल डिपार्टमेंट वाले को, ऑपरेटिंग वाले को, ऑपरेटिंग में भी वो स्टेशन मास्टर को और ड्राइवर को ये चीज़ पता रहता है लास्ट स्टॉप क्या होता है, फर्स्ट स्टॉप क्या होता है, डिस्टेंट सिग्नल क्या होता है, ब्लॉक स्टेशन क्या होता है, ब्लॉक सेक्शन क्या होता है, तो ये सब उसको पता होता है। तो देखिए जो एडवांस स्टार्टर होता है, ठीक है, एडवांस स्टार्टर को ही लास्ट स्टॉप सिग्नल बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन अलग अलग भी हो जाता है, जहाँ पे मान लीजिए एडवांस स्टार्टर है ही नहीं, वहाँ क्या होगा, लेकिन वो सब आपको जानना नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक से जब एडवांस स्टार्टर पार करते हैं तो कहाँ पे इन करता है, ब्लॉक सेक्शन में इन कर जाता है, जहाँ पे आपको कोई सिग्नल नहीं मिलता है, वहाँ पे डिस्टेंस सिग्नल, इनर डिस्टेंस परमिसिव सिग्नल मिलता है। तो ब्लॉक सेक्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ब्लॉक सेक्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश से OHE के लाइव पार्ट के भीतर कोई काम नहीं किया जाएगा। तो 2 मीटर के दायरे से अंदर कोई काम नहीं किया जाएगा, 2 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जिस मार्ग पर निश्चित मानक आयाम का उल्लंघन होता है, जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है या मिलती है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए फॉलिंग मार्क वहीं पर लगता है, फॉलिंग मार्क राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलमैन की गति जो है नहीं बढ़नी चाहिए। तो पेट्रोलमैन की जो गति होता है 3 kmph से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 kmph यहाँ पे मैक्सिमम होता है, 3 kmph राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। यदि पेट्रोलमैन अपनी निर्धारित आगमन के 15 मिनट के भीतर नहीं आता है तो ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर बीट सेक्शन के सभी ट्रेनों के लोको पायलट को चेतावनी आदेश जारी करेंगे कि दिन के समय जब दृष्टता साफ हो, यानी दिन के समय में जब विजिबिलिटी साफ हो, तो गति ट्रेन की 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित किया जाएगा। कितना जो है गति जो है सीमित किया जाएगा, तो इसका जो दिन के समय में ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे गति भी जो है आपका दृश्य भी साफ है, तो दिन के समय में कितना हो जाएगा 40 kmph राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको GR जब 15.04 पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पेट्रोलमैन अपनी निर्धारित आगमन के 15 मिनट के भीतर नहीं पहुंचता है तो ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर बीट सेक्शन के सभी ट्रेनों के लोको पायलट को चेतावनी आदेश जारी करेंगे कि रात के समय जब दृश्यता खराब हो, यानी कि विजिबिलिटी पुअर हो, दिखाई नहीं देता है, तो गति ट्रेन की 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित किया जाएगा। तो कितना जो है सीमित किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 kmph तक गति को सीमित किया जाना चाहिए। मैंने डिटेल डिसीजन टेस्ट सीरीज में डाला हुआ हूँ, उसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। 2025 में जो आपका फोल्डर बनाए 2025 में, उसमें दिखेगा। ठीक है। यदि एक गेटमैन देखता है कि एक ट्रेन अलग हो गई है तो वो लोको पायलट को डैश दिखाएगा। तो लोको पायलट को क्या दिखाएगा, तो देखिए लोको पायलट रुकने का हाथ सिग्नल नहीं दिखाएगा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही है, नोट शो स्टॉप हैंड सिग्नल, क्योंकि लोको पायलट को ये स्टॉप सिग्नल नहीं दिखा सकता। यदि लोको पायलट को स्टॉप सिग्नल दिखाता है, यहाँ पे मान लीजिए कि गाड़ी पार्ट हो गई, एक गाड़ी है, ठीक है, और ये पार्ट हो गया है, 2 पार्ट हो गया है गाड़ी, यहाँ पे आइए लोको पायलट जा रहा है। यदि यहाँ पे हैंड सिग्नल इसको अगर पब्लिश कर दिया जाएगा तो ड्राइवर क्या करेगा, इसको गाड़ी रोक देगा। जैसी गाड़ी रोकेगा ये वाला पार्ट डायरेक्ट इसमें जाके हिट करेगा और ड्रिलमेंट हो सकता है। इसलिए लोको पायलट को यहाँ पे हाथ सिग्नल नहीं दिखाएगा रुकने के लिए, और ड्राइवर यहाँ पे गार्ड को
कार्ड को चिल्ला के इशारा करेगा ताकि यहाँ से ये प्रेशर जो है ड्रॉप करेगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे रुक जाएगा, तो यहाँ पे ड्रिलमेंट होने से, कोलिजन होने से बच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर कि वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार वेतन अवधि डैश के अधिक नहीं होना चाहिए। ये सब HOER से देखिए क्वेश्चन लिया गया है, HOER से लिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहन वर्गीकरण कार्य के मानक घंटे कितना है। इंटेंसिव क्लासिफिकेशन, तो कितने टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा गया उसे ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। इंटेंसिव हो गया, एसेंशियल हो गया, कंटिन्यूस और एक्सक्लूडेड हो गया। तो यहाँ पे इंटेंसिव का पूछा गया तो 42 घंटा इंटेंसिव का होता है। कंटिन्यूस का कितना होता है, 48 होता है। इसका रेस्ट आवर कितना होता है उसे जरूर HOER पढ़ के आप सेट मारिए, वहाँ पे याद हो जाएगा। ठीक है। प्रिविलेज पास में आश्रित सहित अधिकतम कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। तो अधिकतम कितना, 5 सदस्य को शामिल किया जा सकता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे प्रिविलेज पास की वैधता अवधि कितना है। देखिए आप हर जगह 5 महीने पढ़ते होंगे, 5 महीने था, पहले भी 5 महीने था, लेकिन जब से देखे होंगे रिजर्वेशन टाइमिंग जब घटाया था, याद होगा। अभी रिजर्वेशन पहले कितना दिन पहले था, 120 दिन पहले था, अभी कितना है, 60 दिन पहले आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो उसी में इसको 1 महीने घटा के 4 महीने किया गया है। ठीक है। जो मैं आपको रेलवे बोर्ड का लेटर है उसे भी मैं डाल दिया हूँ डिसीजन में। 5 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद ग्रुप डी कर्मचारी डैश प्रिविलेज पास सेट के लिए पात्र होता है। तो 5 वर्ष सेवा करने के लिए ग्रुप डी कर्मचारी को 3 सेट जो है दिया जाता है पास। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा जेल की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे सेवा से हटाने के लिए DNR के किस नियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो नियम 14 के तहत कार्रवाई किया जा सकता है और उसे डायरेक्ट जो है हटाया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम चाइल्ड केयर लीव कितना दिया जाता है। तो मैक्सिमम कितना दिया जाता है, 730 दिन जो है मैक्सिमम होता है 2 बच्चे के लिए। ध्यान दीजिएगा, 2 बच्चे के लिए एक बार में कम से कम 5 दिन का छुट्टी जो है लेना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपिकीय कर्मचारी को 1 वर्ष में कितने दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जाती है। जो कैजुअल लीव होता है वो कितना दिया जाता है। तो देखिए फंसाने के लिए लिपिकीय कर्मचारी आपसे पूछा गया था, तो लिपिकीय कर्मचारी को 8 दिन मिलता है। कितना दिन, 8 दिन मिलता है। और कार्यालय कर्मचारी के अलावा जितने भी कर्मचारी उसको कितना दिन मिलता है, तो उसको 10 दिन मिलता है। ठीक है, 10 दिन मिलता है। और यहाँ पे दिव्यांग को भी पूछ सकता है आपको। दिव्यांग को, जो दिव्यांग कर्मचारी होता है उसको 4 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, 4 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। 10 4 14 दिन का CL मिलता है। तो तीनों आप लोग याद रखिए, सब क्वेश्चन कहीं मिलने वाला आपको नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है। भारत में अधिकारियों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो देखिए भाई यहाँ पे भारत पूछ दिया है और ऑप्शन में यहाँ पे सब रेलवे का अधिकारी डाल दिया है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यदि ये रेलवे में पूछता, रेलवे में अधिकारियों का अध्ययन के लिए जो है छुट्टी स्वीकृत कौन करता है, तब इसका जो है आंसर चेंज हो सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी ऑल स्टडी जो है करता है आउट्स ऑफ इंडिया। यदि आउट ऑफ इंडिया जब छुट्टी जाता है तो वहाँ पे करता है। ठीक है। और यदि जो है GM भी जो है इंडिया के अंदर छुट्टी है तो सभी पर जो है GM को दिया गया अधिकार। ठीक है, जितना भी स्टडी लीव जो होता है वो GM करता है। और ग्रुप C और ग्रुप D स्टाफ को जो है HOD और DRM जो है स्टडी लीव के लिए सैंक्शन करता है। स्प्लिट शिफ्ट में अधिकतम अनुमत ब्रेक की संख्या जो है डैश है। तो अधिकतम कितनी ब्रेक की संख्या होती है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स परमिटेड इन स्प्लिट शिफ्ट में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर 2 ब्रेक और 3 स्पेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 ब्रेक और 3 स्पेल। ठीक है। TBU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका गेट से संबंधित TBU जो है निकालना होता है। TBU का जो फुल फॉर्म होता है ट्रेन व्हीकल यूनिट हो जाएगा। ट्रेन व्हीकल यूनिट हो जाएगा। आपको TWS का पूछ सकता है जिसका थिक वेव स्विच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फाइंड द करेक्ट साइनोनिम फॉर द वर्ड ऑफ इम्पोज। इम्पोज का यहाँ पे साइनोनिम पूछा गया। इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इम्पोज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफोर्स साइनोनिम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड सेफ्टी। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, एंटोनिम पूछा गया है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेफ्टी का डेंजर हो जाएगा। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
एक्सपेंशन फॉर LUS, LUS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो लिमिटेड यूज सब में होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर लिमिटेड यूज सब में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UFA का फुल फॉर्म क्या होता है? UFO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अनटिल फर्दर एडवाइस, ड्राइवर को दिया जाता है अनटिल फर्दर एडवाइस, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि व्हिच ओपनिंग सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द सर्टिफाइंग द ट्रैक सेफ्टी आफ्टर इंस्पेक्शन, यानी जब ट्रैक का इंस्पेक्शन किया जाता है तो कौन सा बेस्ट सेंटेंस जो है यूज किया जाएगा? तो इसके लिए बी उपयुक्त है, क्योंकि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट ट्रैक हैज बीन इंस्पेक्टेड एंड फाउंड सेफ। जब आप यही बनेंगे तो यही चीज़ आप लिखेंगे, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द मस्ट अप्रिएट द ग्रीटिंग व्हेन द राइटिंग टू द असिस्टेंट इंजीनियर? परमानेंट वे को जब राइटिंग लिखेंगे तो ग्रीटिंग का जो शब्द है वो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर जो रिस्पेक्टेड सर लिखता है, उसके बाद ही कोई टू होम इट में कॉन्सेंट लिखता है। जो अज्ञात होता है, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, वो लोग ये लिखता है कि टू होम इट माई कॉन्सेंट, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि यू मस्ट इम्पोज द टेम्पोररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू रेल क्रैक के कारण जो है, यदि आप टेम्पोररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है डालना चाहते हैं तो हाउ डू रिएस्टेट टू स्टेशन मास्टर को कैसे सूचित करेंगे? स्टेशन मास्टर को कैसे आप जो है लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा इम्पोज 30 कैंपेज स्पीड रिस्ट्रिक्शन एट किलोमीटर नंबर इतना अनटिल फर्दर एडवाइस। तो बी नंबर सबसे उपयुक्त शब्द है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 99 नंबर है कि एक्सपेंशन ऑफ RBMB, RBMB का फुल फॉर्म क्या होता है? RBMB का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे, तो रेल बोर्न मेंटेनेंस व्हीकल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ओके, 100 नंबर क्वेश्चन है कि RDSO का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो RDSO का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 101 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे राजभाषा का 10 क्वेश्चन दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब 110 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो 100 क्वेश्चन कहीं से भी अटैम्प्ट कीजिए। यदि लगातार अटैम्प्ट करेंगे तो ऊपर से 100 क्वेश्चन काउंट होगा, ध्यान दीजिएगा, और राजभाषा का आपका बेकार चला जाएगा। तो 100 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, 10 क्वेश्चन कहीं से जरूर छोड़िएगा, ठीक है। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 343 से 351 तक 9 अनुच्छेद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो राज्यों के राजभाषा के प्रावधान किस में है? अनुच्छेद यहाँ पे 345 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो अभी टोटल कितना भाषा है? टोटल जो है 22 भाषा है संविधान में सम्मिलित है, 22 भाषा है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, कितना 14 भाषा था। और यहाँ पे भाषाएं बढ़ाई गई 21वां संविधान संशोधन करके 1967 ईस्वी में किसको जोड़ा गया? 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, राइट, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। फिर 71वां संविधान संशोधन करके 1992 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, 1992 ईस्वी में कितने भाषा को जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा को जोड़ा गया इसमें 1992 ईस्वी में। उसके बाद 2003 ईस्वी में जो है डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली को जोड़ा गया, ठीक है। इसमें 2003 में कितना भाषा को जोड़ा गया? 4 भाषा को जोड़ा गया। तो पूरा डिटेल जो है आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की क्या राजभाषा है? तो इंग्लिश जो है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा, इंग्लिश राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा नियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पे देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अलग अलग होता है। यहाँ पे जो रूल है वो 1976 ईस्वी में पारित किया गया, ठीक है। 1976 ईस्वी में 28 जून 1976 ईस्वी को बनाया गया। इसमें 12 नियम टोटल जो है इस राजभाषा नियम के अंतर्गत टोटल 12 नियम बनाया गया। तो 12 नियम से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है राजभाषा वाला, आप सेट अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आधिकारिक भाषाओं के नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? तो भाषा के हिसाब से राज्यों को 3 क्षेत्र में बांटा गया, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। ए क्षेत्र, बी क्षेत्र और सी क्षेत्र, 3 क्षेत्र में बांटा गया। तीनों का अलग अलग। देखिए तमिलनाडु यहाँ पूछा गया था, तमिलनाडु का कितना हो जाएगा? सी क्षेत्र हो जाएगा। तो इसे क और ख क्षेत्र में याद कर लीजिए, और जो नहीं आता है वो आपका ग क्षेत्र में चला जाएगा, ठीक है। जो क और क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा स्वाभाविक है सी क्षेत्र के अंदर आएगा।
रेलवे में हिंदी संसद अनुभाग कब स्थापित किया गया? तो 1960 ईस्वी में स्थापित किया गया। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री यहाँ पे केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? तो पहले जो है 4 हुआ करता था, लेकिन अभी 3 है। 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 3 कौन कौन है? अब पहले तो 4 हुआ करता था, आप लोग पढ़ते होंगे, पुराने वाले जो भी नोट पढ़ते होंगे उसमें 4 पढ़ते होंगे। अभी प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा सिर्फ 3 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछा गया। और हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस है जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले जो है कहाँ मनाया गया था? 10 जनवरी को 1975 में नागपुर में मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया ही जाता है। देखिए, बेटर तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा और बुक जो है बाय हार्ड कॉपी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चांद स्टडी ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको बेटर प्रैक्टिस हो सके और अपना रैंक वहां पे देख सकते हैं कि कितना आपको नंबर आ रहा है। वीकली टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो आप शनिवार अटैम्प्ट कर सकते हैं रेगुलर।